हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है, उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अब उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्यों लोग इतना ध्यान देते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ऐसा ऐसा क्यों है। ठीक है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हीं से हमें मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या है कि हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। अब देखिए, किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई लेवल पे काम कर रहे होते हैं और सब क्या होते हैं, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ गोल होता है, कोई ना कोई एम होता है। सब अपने किसी गोल को पूरा करने के लिए ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। तो उनका जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं उनको तो पूरा वो करना ही है उनको, इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है। लेकिन मैनेजमेंट का क्या काम है कि उनका जो इंडिविजुअल गोल है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करे। तो वो इस तरीके से लोगों को कंबाइन करता है, लोगों को बांध के रखता है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसी डायरेक्शन में काम करते हुए उनका जो इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए। तो इस तरीके से मैनेजमेंट क्या करता है कि ग्रुप गोल्स, जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा करने में हेल्प करता है। दूसरा है इंक्रीजेस इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं डिफरेंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, इफिशियंसी को बढ़ाता है। इफिशियंसी को बढ़ाने का मतलब है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है और जो भी वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, वो ध्यान देगा कि वेस्टेज कम हो और जो वेस्टेज हो रहा है उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ किया जाए और कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छी सर्विसेज डिलीवर की जाए। यही मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये उसमें पढ़ा भी था। तो ये क्या करता है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोएस्ट कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड कराता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, वो क्या होता है कि फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। वो कैसे करता है कि जो लोग हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है, वो अपना ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा। ठीक है, तो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए क्या होता है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, मार्केट चेंज होती रहती है, जितनी भी मार्केट सिचुएशन है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहा है, अपना एटमॉस्फेयर डेवलप कर रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो वैसे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट भी चेंज होता है कि इतना डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लोगों का बिहेवियर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों से मिलकर बनी हुई है, तो उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट को एडजस्ट करना होता है। मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं, उनके अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट को एडजस्ट करना है। तो वो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है कि जो चीज़ें चेंज हो रही है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन वो क्रिएट करता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा एक ही जैसा नहीं रह सकता, मैनेजमेंट एक ही जैसा नहीं रह सकता है ना, कि वो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। जैसे लोग काम करने चाहते हैं, अगर उनको रोज़ पता हो कि यार उनका एक फिक्स्ड रूटीन है कि आपको इस टाइम पे यही काम करना है, उसके बाद फिर आपको यही काम करना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एकदम बोर हो जाते हैं, फिर उनको काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। अगर इतना स्टैटिक होगा तो लोग क्या होंगे, वो ना ही काम को अच्छे से कर पाएंगे, ना ही अपने वर्क को वो एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है
कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लोगों के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। फिर क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। अब जैसे यहाँ पे वो ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट, वैसे ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, वो किस लिए जुड़े हुए हैं उनका ध्यान रखता है। कि भाई कुछ लोग क्या होते हैं अपने करियर ग्रोथ के लिए आते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं पैसा कमाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग क्या होता है कि उस इंस्टीट्यूशन के साथ अपना नाम जोड़ने आते हैं कि उसका नाम इतना अच्छा है तो मेरा भी अच्छा होगा। तो ऐसे सबके अलग अलग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो मैनेजमेंट उस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि जो उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो रहा है कि नहीं। आप तभी किसी जगह पे काम करोगे जब वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के, आपके गोल्स को सपोर्ट करेगा। तो मैनेजमेंट का काम यही है कि जो इंडिविजुअल, जो पर्सनल गोल्स हैं जिनके एम्प्लॉयज़ के, उनको भी सपोर्ट करे और उनको उस डायरेक्शन में डायरेक्ट करे, उस डायरेक्शन में ले जाए कि इन पर्सनल गोल्स से ग्रुप गोल्स भी पूरे हो जाएं। फिर है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी का डेवलपमेंट ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, एट द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोवाइड करें, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें और सोसाइटी का डेवलपमेंट करें, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करें। ये सब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वही आपके मैनेजमेंट जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में हेल्प करता है। इसीलिए मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिएगा और उसके अंदर आप जो कंटेंट लिखना है वो आप देख सकते हैं। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी या फिर जो भी टेक्स्ट बुक आप लोगों को पढ़ाई जा रही है आप उससे रेफ़र कर सकते हैं कंटेंट लिखने के लिए, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये एक टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं, ये साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, क्या है मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर हम मैनेजमेंट को किसी रेलेवेंट सब्जेक्ट से जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। यानी कि अगर हम कह रहे हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस तो पहले ये देख लें कि साइंस क्या है, आर्ट क्या है, प्रोफेशन क्या है, ठीक है। ये सब का मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखते हैं साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि उसमें जितना भी नॉलेज है, जो भी नॉलेज साइंस में है वो क्या है, एक सिस्टम से है, एक ऑर्डर से है। आप जैसे साइंस के जो भी लॉज बने हुए हैं वो किस तरीके से डेवलप किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस इनसे बने हुए हैं, ठीक है। तो जो टाइम टाइम पे लोग साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, टाइम टाइम पे इन्वेंशंस करते हैं, लॉज अपने बनाते हैं। तो एक सिस्टमैटिक वे में ही उनको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं, एक ऑर्डर है, एक सिस्टम है कि जो नॉलेज आपको लेनी है वो एक सिस्टम से हम पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग अभी मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या जानना है कि मैनेजमेंट क्या है, और फिर उसके क्या जानना है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर फंक्शंस क्या होता है, कि एक ऑर्डर है ना, एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग चल रहे हैं। तो उसी तरीके से जो साइंस है उसका जो नॉलेज है, जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो भी एकदम सिस्टमेटाइज्ड है, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए यही चीज़ हो गई ना कि इसके जितने भी प्रिंसिपल्स आए हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट, किसी ऑब्जर्वेशन से आए हैं कि पहले उस चीज़ को टेस्ट किया गया है, कहीं ना कहीं क्रिटिकली टेस्ट किए गए हैं, उसके बाद उनका जो रिजल्ट आया है उसको जनरलाइज किया गया इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स। तो जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं। फिर है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी कि जैसे जो साइंस के जितने भी लॉज हैं वो उनका क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, यूनिवर्सल है। वो चाहे इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे यूएस में हो, हर जगह साइंस के सेम लॉज ही एप्लीकेबल होते हैं। जैसे जो ग्रेविटी का लॉ है मान लीजिए, ठीक है।
ग्रेविटेशनल लॉ है वो हर जगह होता है कि भाई अगर आप एप्पल ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरेगा। ये तो हर जगह होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में ये एप्लीकेबल हो रहा है और यूएस में आप फेंक रहे हो एप्पल तो ऊपर ही टंगा रह जा रहा है, ये तो नहीं होता ना। तो जो साइंस के लॉज हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, उनकी वैलिडिटी क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। तो ये जो सारे इसके फीचर्स हैं, साइंस के फीचर्स, ये मैनेजमेंट में है या नहीं है। तो हम ऐसे देख सकते हैं मैनेजमेंट में क्या है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। हम लोग भी क्या करते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो एक एक बेसिक से लेके ऊपर की तरफ थोड़े से और टफ टॉपिक की तरफ ऐसे से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मैनेजमेंट भी हमारे एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, हाँ है, ठीक है। फिर क्या है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब जैसे साइंस में है बहुत सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसमें कई तरीके के केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। उनके बेसिस पे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्या है, मैनेजिंग द मैन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। अगर हम ह्यूमन बीइंग को मैनेज कर रहे हैं, एक किसी इंसान को मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, ऑब्जर्वेशंस अगर कर भी रहे हैं तो ह्यूमन नेचर कैसा होता है कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आप अपने आप को ले लो, सुबह कुछ और मूड होगा, शाम को कुछ और मूड होगा, ये हर सेकेंड चेंज हो सकता है। तो जो ह्यूमन बीइंग का ऑब्जर्वेशन है वो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। तो ये जो क्वालिटी है, ये जो फीचर है साइंस का, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये मैनेजमेंट पे क्या होता है, कुछ हद तक लागू होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक एक्सटेंट है, एक लिमिट है, आप उस लिमिट तक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ, आप अगर किसी इंसान को कोई गिफ्ट दोगे तो वो खुश होगा, ये बहुत जनरल चीज़ है। बट फिर वही आ जाता है ना कि आप उसको क्या गिफ्ट दे रहे हो, तो वहाँ पे चेंज हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन एक लिमिट तक पॉसिबल है। तो ये जो फीचर है ये है भी और नहीं भी है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट में, अब यहाँ पे भी दो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे फेओल्स के 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स हैं वो तो हर जगह अप्लीकेबल हैं, ठीक है, वो यूनिवर्सल वैलिडिटी के साथ हैं, सारे हर जगह वही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। जितने भी मैनेजर्स होते हैं सबको वो पढ़ाया जाता है, हम लोग भी सारे वही प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि मैनेजमेंट कर कौन रहा है, एक इंसान कर रहा है, ठीक है। अगर इंसान कर रहा है मैनेजमेंट तो उसका करने का तरीका अलग हो सकता है, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबका हर काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जैसे बच्चे भी हैं, आप ही लोग हैं, सब पढ़ते हैं, सब सेम चीज़ पढ़ते हैं, है ना, लेकिन कोई बहुत अच्छा स्कोर करता है, कोई मीडियम स्कोर करता है, कोई लो स्कोर करता है। तो वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट में भी रूल्स तो हर जगह एप्लीकेबल हैं, लेकिन उस रूल को कौन किस तरीके से अप्लाई कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। तो ये जो यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला है ये आपका मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है और नहीं भी होता है, 50-50% है, ये दोनों क्या है, 50-50 है, ठीक। तो मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट, हाँ साइंस तो है, लेकिन क्या कहते हैं, एक प्रॉपर साइंस नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, प्रॉपर साइंस नहीं है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, ठीक, इनएग्जैक्ट साइंस है मैनेजमेंट, ओके। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। अब आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट हम लोगों ने हमेशा से क्या पढ़ा है, कला, ठीक। आर्ट का मतलब क्या है, कला, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप माहिर हो, ठीक है। यानी कि आर्ट का मतलब कोई एक ऐसे इंसान जिसके पास जो नॉलेज है वो जनरली बहुत सारे लोगों में, नॉर्मल लोगों में देखने को नहीं मिलती, ऐसी कोई स्किल है। तो आर्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। आर्ट वाले जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट हम लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं, म्यूजिशियंस हैं,
ठीक है। आर्टिस्ट जो ड्राइंग आर्टिस्ट होते हैं, और क्या कह सकते हैं कि पियानो म्यूजिशियन में आ जाएगा। तो ठीक है, ये जितने भी आपके आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है कि जो नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, वो तो होती है, सबको वही चीज़ पढ़ाई जाती है। जब कोई भी आर्टिस्ट बनता है, मान लीजिए म्यूजिशियन ही बन रहा है, तो उसको स्टार्टिंग से सबको वही चीज़ पढ़ाई जाएगी ना कि हाँ आपके क्या कहते हैं, गिटार में इतने नोट्स होते हैं, ठीक है, इतने टाइप के सुर हैं, इतने ताल हैं, या फिर ये सारी चीज़ें क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल जब उनको मिल जाएगी तो फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी सबको सेम ही रहती है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस तो यहाँ पे भी होता है, आर्ट में भी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। लेकिन उस नॉलेज को कौन किस तरीके से अप्लाई करता है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, वो डिफर करता है। इसीलिए यहाँ पे सेकेंड फीचर क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जो नॉलेज आपको मिली है वो आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल अभी हमने लिया था कि आपको पढ़ाया, सबको सेम चीज़ जा रही है, लेकिन उसमें कौन अच्छा स्कोर कर रहा है, कोई 90 के ऊपर ला रहा है, कोई 95 के ऊपर ला रहा है मार्क्स, और कोई 50 पर रह जा रहा है, कोई फेल हो जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये सबकी अपनी पर्सनल स्किल होती है कि आपको जो नॉलेज मिला है आप उस चीज़ को कैसे अप्लाई कर रहे हो, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो। तो ये क्या हो गया, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आर्ट में होता है। हर आर्टिस्ट के अंदर अलग अलग स्किल होती है, वो अपने अकॉर्डिंग अब उस नॉलेज को एक्सप्रेस करता है। फिर क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में क्या होता है, आर्टिस्ट क्या होते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा अच्छे बनते जाएंगे अपनी फील्ड में। और क्रिएटिविटी भी होती है आर्ट में। तो क्या ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में होती हैं, देखते हैं। मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो उसमें भी थ्योरेटिकल नॉलेज है। हम लोगों को बताया जाता है कि हम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कोई सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की नॉलेज है हमारे पास, ठीक है, हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो मैनेजमेंट में भी एग्जिस्टेंस है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज का। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, जी हाँ, ये भी है कि हर मैनेजर ज़रूरी नहीं कि एक सेम सिचुएशन को एक ही तरीके से हैंडल करें, ठीक है। सबके पास, हर मैनेजर के पास कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं डे टू डे। हर एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जिसमें उनको डिसाइड करना होता है, कुछ भारी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मैनेजर एक सिचुएशन में सेम वे में रिएक्ट करे, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, सबका सिचुएशन हैंडल करने का तरीका अलग होता है, तो डिसीजंस भी डिफर करेंगे। तो वो चीज़ भी यहाँ पे है, आपके पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। हर मैनेजर अपने स्किल के अपने अकॉर्डिंग अपने काम को अलग तरीके से करता है, ठीक है। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हो गया। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जी हाँ, ये भी होता है कि जो मैनेजर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस यहाँ पे आपको कोई मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो लोगों को, तो आपको उसमें कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने ईयर्स तक आपने मैनेजिंग का काम किया, मैनेजर का काम किया है, ठीक है। तो जो जितना सीनियर होगा, जितने टाइम तक उसने उस पोस्ट पे काम किया होगा, वो उतना अच्छा होगा, ठीक है, उसका लेवल उतना ज़्यादा अच्छा होगा, वो सिचुएशंस को सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाएगा। तो ये जितने आपके फीचर्स आर्ट के हैं वो सब मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। तो यस, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट हम कह सकते हैं। तो हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, राइट। तो हम वहाँ पे मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन भी लिख सकते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है कि नहीं है। तो प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन से हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में कौन कौन आते हैं कि जो अपने
फील्ड ऑफ जो फील्ड है उसमें क्या हो, एक्सपर्ट हूँ, स्पेशलाइज्ड हूँ, वो प्रोफेशन में है। अब इसमें एग्जांपल्स प्रोफेशन में कौन कौन आ जाता है, जैसे आपका सीए, सीएस है, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये भी प्रोफेशनल ही हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब क्या है, ये प्रोफेशनल्स हैं। तो प्रोफेशन में क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है कि ये लोग जो पढ़े हैं, जो इन्होंने कोर्स किया है, वो एक अलग होता है, थोड़ा हट के, थोड़ा और अच्छे लेवल वाला होता है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है कि वो वही कोर्स करके ये चीज़ें बन सकते हैं, ठीक है। जैसे सीए करना है तो सीए का एक अपना अलग कोर्स है, ठीक है, ये नहीं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ के हम सीए बन जाए, नहीं है, सीए बनना है तो उसका अलग कोर्स है, उसको करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जितना भी प्रोफेशंस होते हैं उन सब की अपनी एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, वेल डिफाइंड होती है। फिर है कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब इस प्रोफेशन में जो प्रोफेशंस हैं उसमें हर कोई नहीं घुस सकता। हम लोगों ने बिजनेस में पढ़ा था कि जैसे क्या कहते हैं कि दादाजी बिजनेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है, उसके बाद पापा जी संभालें, उसके बाद फिर बेटे ने संभाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनरेशन वाइज वो सेम काम अपना करते जा रहे हैं, कोई भी संभाल रहा है, पहले दादा संभाल रहे थे, फिर पापा कर रहे हैं, फिर बेटा कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशन में ज़रूरी नहीं होता है कि जैसे जो डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर अपना बिजनेस अपना काम कर रहा है और उसके बाद जब डॉक्टर नहीं रहा, उसने कहा कि बेटे को बैठा दिया जाए। अब डॉक्टर की जगह उनका बेटा डॉक्टर बन के बैठ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर उसको हाँ डॉक्टरी करनी है, डॉक्टर बनना है, तो उसको भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसका प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। रेस्ट्रिक्टेड सिर्फ इस सेंस में होती है कि आप अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकते। अगर आप उस कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो आपकी एंट्री है, अदरवाइज नहीं है, ठीक। फिर क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक प्रोफेशन का एक एसोसिएशन होता है, ठीक है। जैसे सीए का आईसीआई है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, हर एक प्रोफेशन की एक ऐसी प्रोफेशनल एसोसिएशन या फिर कह सकते हैं एक ऐसी अथराइज्ड बॉडी होती है, ठीक है, जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करती है, उसके कोर्स को डिसाइड करती है। वो हर एक डिसीजन लेती है कि उनके जो प्रोफेशन में जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कैसे काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब चीज़ वो डिसाइड करती है, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल बॉडी, ठीक। फिर क्या है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कि ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है या फिर ये जो बॉडी अथॉरिटी है, ये इनका कोड ऑफ कंडक्ट भी डिसाइड करती है कि जो आप प्रोफेशंस में हैं वो कैसे काम करेंगे, उस काम की मर्यादा क्या होगी, किस तरीके से काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है, किस चीज़ से कैसे डील करना है, ये सब कुछ आपको ये प्रोफेशनल बॉडी डिसाइड करेगी। एक एथिक्स होता है प्रोफेशन में, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। फिर क्या है, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव जितने भी प्रोफेशंस हैं आप ध्यान से देखेंगे तो वो कोई भी गुड्स में डील नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं वो, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉयर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विस मोटिव ही होता है, ओके। तो ये तो हो गया कि प्रोफेशन के ये फीचर्स होते हैं। अब ये बताइए, ये देखते हैं कि मैनेजमेंट में ये फीचर्स हैं या नहीं हैं। हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ये तो हमारे मैनेजमेंट में है, ठीक है, कि हम लोगों को पता है क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है कि मैनेजमेंट में एक थोड़ी सी लिमिट है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा एंट्री है कि मैनेजमेंट में आजकल लोग क्या करते हैं, मैनेजर्स ढूंढते हैं तो क्या डिमांड करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि वो मैनेजमेंट का कोर्स किया होना चाहिए, बीबीए, एमबीए
ठीक है, ये सारे कोर्सेज किए होने चाहिए, ये डिमांड करते हैं। कई जगह करते हैं लेकिन कई जगह नहीं भी करते हैं, ठीक है। और प्लस जैसे और कई जगह पे मैनेजर की पोस्ट आती है, उसमें क्या होता है कि एक बेसिक डिग्री आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आप मैनेजर बन सकते हो। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है मैनेजमेंट में। प्रोफेशनल एसोसिएशन, हाँ प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है मैनेजमेंट का एक, लेकिन अभी वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, वो प्रॉपर अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है कि हम उसको कह नहीं सकते कि सारी चीज़ें वो बॉडी यहाँ पे मैनेजमेंट को लेकर डिसाइड कर रही है। तो एक बस एग्जिस्टेंस में है, अभी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, ठीक। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी आपका कुछ लिमिट तक है, कुछ लिमिट तक नहीं है, यानी कि ये भी आपका 50-50% है कि कुछ चीज़ें हमें पता है कि क्या कैसे डील करनी है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है कि मैनेजर है वो इंसान है, और हर इंसान का किसी भी सिचुएशन से डील करने का तरीका अलग अलग होता है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। सर्विस मोटिव, हाँ ये तो है, मैनेजर क्या करता है कि सर्विस ही देता है अपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे भी प्रोफेशन की मिल रही है मैनेजमेंट में, कुछ नहीं मिल रही हैं। तो हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट आपका साइंस भी है, ठीक, साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है, ठीक। अगर जनरली पूछा जाए तो ये तीनों चीज़ है आपका मैनेजमेंट, बट साइंस और प्रोफेशन के कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में हैं और कुछ नहीं है। आर्ट के तो सारे हैं, तो मैनेजमेंट एक आर्ट तो श्योर है, बट इन एग्जैक्ट साइंस है। प्रोफेशन भी प्रॉपर प्रोफेशन नहीं है, बट कुछ फीचर्स हैं, तो हम जनरली कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट एंड ऑल्सो अ प्रोफेशन, ठीक। तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर। इसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंस और नेचर मैनेजमेंट का पढ़ा। इसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश कर दें, ठीक है। फिर जल्दी से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर पहुँचे। तो अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट, एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।